नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी जाने का वक्त आ गया है। मोदी किसी भी वक्त बड़ा फैसला लेने वाले हैं क्या? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर क्या बड़ी खबर आ रही है, आज आपको यह भी बताऊंगा। कुर्सी गई तो ममता यूपी, बिहार, दिल्ली सब जगह आग लगा देंगी क्या? यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है, आज इसके बारे में बताऊंगा। और बीजेपी का बंगाल बंद आज दिन भर जो हुआ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आज अचानक वापसी कैसे हो गई, सबसे पहले चैप्टर में इन सारी बातों की बात होगी। उसके बाद कांग्रेस ने जिसका मजाक उड़ाया, मोदी की उसी योजना ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गरीबों के लिए पीएम मोदी की वो योजना जिससे देश के 47 साल बच गए, आज इसका चैप्टर भी। लेकिन देश के साल तो बच गए, बच्चे भेड़ियों से कैसे बचेंगे? यूपी में बच्चों के शिकारी भेड़ियों को पकड़ने के लिए सीएम योगी को बड़ा ऐलान करना पड़ा है। ऐसी तस्वीर आ गई कि क्या आदमखोर भेड़िए पकड़े जाएंगे? खतरनाक आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत क्या हाथी का गोबर करेगा? यह कहानी कहां से आ रही है, यह भी आपको बताऊंगा। और लोगों में आतंक, गुजरात की सड़कों पर मगरमच्छ कहां से आ गए? गुजरात जिस संकट से जूझ रहा है उसकी खबर भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 10 राज्यों के 12 शहरों में बनेंगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए आएगी। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट भी पास किए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जोरदार हमला बोला। अलीगढ़ की एक रैली में सीएम योगी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। जिन्ना ने देश को बांटा और ये लोग समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को योजनाओं का लाभ मिला है। हम किसी को अराजकता नहीं फैलाने दे सकते। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली की डीटीसी बस में सफर किया। राहुल गांधी सरोजनी नगर डिपो पहुंचे और टिकट लेकर बस में सफर करने लगे। इसके साथ ही राहुल ने बस डिपो पर बस ड्राइवर्स की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के डीटीसी बस सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक बड़ा झटका लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संदीप घोष की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस की जांच में गिरे हैं। संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और उस पर कई गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जम्मू कश्मीर में कई एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अनंतनाग के डिविजनल कमिश्नर का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होना है। बांग्लादेश सरकार ने जमाते इस्लामी पार्टी से प्रतिबंध हटा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान उस पर प्रतिबंध लगाया था। हसीना सरकार ने जमाते इस्लामी को उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। अब जमाते इस्लामी पर से बैन हट गया है, जिससे उसके चुनाव लड़ने के रास्ते खुल गए हैं। चुनाव लड़ने के लिए जमाते इस्लामी को निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड होना होगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। बंगाल में ममता की कुर्सी जाने का वक्त आ गया। मोदी कभी भी किसी भी वक्त बड़ा फैसला लेने वाले हैं क्या? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर क्या बड़ी खबर आ रही है? कुर्सी गई तो ममता यूपी, बिहार, असम, दिल्ली सब जगह आग लगा देंगी क्या? और बीजेपी का बंगाल बंद आज दिन भर जो हुआ वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बंगाल में लोग इस डर में जी रहे हैं कि वो सेफ हैं या नहीं। ममता बनर्जी इस डर में जी रही हैं कि उनकी कुर्सी सेफ है या नहीं। और कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद से पब्लिक से लेकर अदालतों तक के सवालों से घिरी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर इस वक्त यही है कि कहीं मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लगा दे। पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक में क्या चल रहा है, पब्लिक की क्या चिंताएं हैं, ममता बनर्जी अलग चिंता में है कि मेरी कुर्सी बचेगी कि नहीं। और शायद इसी डर में ममता बनर्जी अब धमकाने तक की पॉलिटिक्स पर आ गई कि बॉस बंगाल जला तो दिल्ली, बिहार, यूपी, असम सब जलेगा। मतलब ममता बनर्जी सीएम है बॉस और जलने जलाने की पॉलिटिक्स कर रही हैं। और इस पॉलिटिक्स का डरावना चेहरा आपको विस्तार से आज दिखाऊंगा।
लेकिन पहले यह समझिए कि इस डर की वजह क्या है। दरअसल चर्चा तेज है कि बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी किसी भी समय जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मन बना लिया गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति ने भी कोलकाता की घटना पर कह दिया कि बस अब बहुत हो गया। ममता बनर्जी को दिखे ना दिखे, लेकिन देश और देश की राष्ट्रपति को दिख रहा है कि बीते 2 हफ्तों से बंगाल में क्या चल रहा है और बीते 2 दिनों में बंगाल की सड़क पर क्या हुआ। कल छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया और बंगाल की सड़कों पर भयंकर बवाल हुआ। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सब के बीच राष्ट्रपति का बयान आ जाना, ममता बनर्जी का धमकाना और बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष का गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखना कि ममता बनर्जी बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, सारी कड़ियां ऐसा लग रहा है कि जुड़ रही हैं। अब अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल की रिपोर्ट अहम होगी और गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट। राज्यपाल पहले ही राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, बंगाल की स्थितियों के बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये सब घटनाक्रम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती दिख रही है। और अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बॉस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माहौल तो पूरी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ है। ममता सरकार पर कोलकाता से दिल्ली तक क्या हलचल मची है वो आपको दिखाऊंगा। पहले आप बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान क्या क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। और आज राष्ट्रपति के बयान से तो और लगने लगा कि दीदी की कुर्सी तो गई लगती है। हालांकि पब्लिक तो राष्ट्रपति शासन की बात पहले से कह रही, पूछ रही है कि बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, अगर उन हालात में भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो कब लगेगा भाई। लेकिन बंगाल के मामले में आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता केस पर कह दिया कि बस बहुत हो गया। वो कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत हैं। इस बर्बर घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और जनता प्रदर्शन कर रहे थे, तब अपराधी कहीं और बेखौफ घूम रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोचिए, देश की राष्ट्रपति जो खुद महिला हैं, वो कह रही हैं कि बस बहुत हो गया। वो कह रही हैं कि वो निराश और भयभीत है। वो कह रही हैं कि एक अकेली घटना नहीं है। वो कह रही हैं कि जनता प्रदर्शन कर रही है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अब देश की राष्ट्रपति कोई बात ऐसे ही तो नहीं कह रही होंगी, उनके पास भी जानकारी गई होगी, उनके पास भी रिपोर्ट गई होगी, उनको भी हालात के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति शासन लगने का ऑर्डर भी तो राष्ट्रपति भवन से ही आना है। ऐसे में राष्ट्रपति का कहना कि बस बहुत हो गया, ममता सरकार के दी एंड का संकेत माना जा रहा है। आप यह भी देखिए कि जिस दिन राष्ट्रपति कोलकाता की घटना पर कह रही हैं कि बस बहुत हो गया, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धमकी देने पर उतर आई। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि अगर बंगाल में आग लगी बॉस, तो पूरे देश में आग लग जाएगी। यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है। सुनिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे खुद ममता बनर्जी इस धमकी भरे बयान को देकर राष्ट्रपति शासन को लेकर अपना डर साफ साफ दिखा रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়। ক্ষমতা তোমাদের হাতে। কেন করছো না ফাঁসির জন্য, যে এইসব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে? কেন এই আইনটা করছো না? যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি।
মনে রাখবেন ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেবো। আমরা এটা করতে পারি এবং আমরা জানি। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। ममता बनर्जी की इन धमकी भरी बातों से साफ है कि अगर उनकी कुर्सी गई तो वो ऐसी आग लगाने से भी हिचकेंगी नहीं जिस आग में असम, नॉर्थ ईस्ट से लेकर यूपी, बिहार और दिल्ली तक को सुलगना पड़ सकता है। वो कह रही भाई यहां बंगाल जलेगा तो उधर वो सब भी जलेगा, हम दिल्ली में कुर्सी हिला देंगे। ममता बनर्जी के ऐसे ही बयान पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। लेटर में बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े हालात के बारे में बताया गया। ममता बनर्जी के एंटी इंडिया बयान और अलग अलग राज्यों में अराजकता फैलाने की धमकी का भी लेटर में जिक्र है। सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी के बयान का हवाला देकर कहा कि ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर बने रहना डिजर्व ही नहीं करती, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री से अपील की कि वो इस मामले को गंभीरता से लेकर संभावित एक्शन लें और बंगाल में कानून के राज को स्थापित करें। ममता बनर्जी की धमकी पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अलग भड़के हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने असम का भी नाम लिया था कि बंगाल में आग लगी तो यहां लगेगी, वहां लगेगी, तो उन्होंने असम भी कहा। इस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी से कह दिया कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बंगाल में माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है। कोलकाता केस को लेकर भयंकर गुस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी इसके काउंटर में यह माहौल बना रही है कि यह सब बीजेपी करवा रही है। ममता बनर्जी अपने खिलाफ गुस्से को इस बात से डाइवर्ट कर रही है कि बीजेपी उन्हें चुनाव में हरा नहीं पाती, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव की बात ही नहीं है, अभी कौन सा बंगाल में चुनाव है भाई, यह एक बेटी को इंसाफ दिलाने का मामला है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा है वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है। बीजेपी बंगाल में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले 10 साल में ममता बनर्जी को अगर बंगाल में कोई चुनौती दे पाया है तो वो बीजेपी ही। इसलिए जाहिर है कि जनता से जुड़ा कोई भी मामला होगा वो विपक्ष के नाते बंगाल में बीजेपी उठाएगी। लेकिन बंगाल में कोई भी मामला हो, ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी पर डाल देती, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती। इस बार भी ममता बनर्जी यही कर रही है, लेकिन मामला उनके कंट्रोल में आ नहीं रहा क्योंकि उन्हें इस बार तगड़ा चैलेंज मिल रहा है। कल नवन्ना मार्च के दौरान बंगाल पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद बुलाया। इसमें अलग भयंकर बवाल हो गया। बंगाल के भाटपारा में तो बीजेपी नेता प्रियांगू की कार पर बम और गोलियों से हमला हुआ। प्रियांगू की कार को घेरकर उस पर 6 से 7 राउंड फायरिंग का आरोप है और इस फायरिंग का लाइव शॉट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यह तस्वीर देखिए जिसमें दिख रहा है कि गोली गाड़ी के शीशे को चीरते हुए ड्राइवर को जा लगी। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी नेता का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। एक बार जरा फुल फ्रेम में वीडियो दिखाइए कैसे दिख रहा है कैमरे पर कि गोली चली है या कुछ हुआ है। बीजेपी नेता प्रियांगू का दावा है कि जब वो आज सुबह बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और उन पर हमला हुआ। उनकी कार पर 7 से 8 देसी बम बरसाए गए। 50 से 60 लोगों ने हमला किया। बीजेपी नेता का आरोप है कि उन्हें मारने की साजिश थी और पुलिस भी टीएमसी के गुंडों से मिली हुई। एक बार सुनिए बीजेपी नेता ने इस घटना के बारे में क्या बताया है कि फिर आपको दिखाऊंगा आज बंगाल बंद के दौरान कैसा कैसा बवाल हुआ है।
आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है। अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। इसी तरह बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी सांसद डॉक्टर जयंत कुमार की कार को घेर लिया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद का रास्ता रोक दिया। आरोप है कि उनकी कार पर भी पथराव हुआ। बंगाल बंद के दौरान उत्तर दिनाजपुर में भी हंगामा हुआ। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बंगाल के मालदा में तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। बीजेपी के बंद के विरोध में टीएमसी ने रैली निकाल दी। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेल रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेपी कार्यकर्ता पटरी के सामने लेट गए और रेल के इंजन पर चढ़ गए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने खींचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटरी से हटाया। अलीद्वारपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी बंगाल में ऐसे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ ममता सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, उससे लोग और ज्यादा गुस्से में। कल छात्रों के प्रदर्शन में यही हुआ, आज बीजेपी के प्रदर्शन में यही हुआ, लेकिन लोग भी अब तंग आते दिख रहे हैं। वो ममता सरकार के लाठी डंडे, आंसू गैस और वाटर कैनन से डर नहीं रहे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि ममता सरकार की हर सख्ती का जवाब दिया जा रहा है। जैसे कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर युवा कार्यकर्ता गुस्से में नजर आए, उसकी तस्वीर आप देखें। कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान उस वक्त तनाव बढ़ गया जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए कोलकाता पुलिस भी सड़क पर काफी अलर्ट दिखी। हालांकि ऐसे ही अलर्टनेस कोलकाता पुलिस पहले दिखाती तो शायद आज इसकी नौबत ही ना आती। कोलकाता से हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताएं। करनी शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। एक के बाद एक उन्हें प्रिजन वैन में जो है अभी उठाया जा रहा है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। आप देखिए तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जो रैली यहाँ पर पहुंची है, इसमें सीनियर नेता भी है। इस जो है रैली में लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा, तमग्नो घोष, तमाम नेता पहुंचे हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस उनको फिलहाल गिरफ्तार करते हुए देखिए, एक के बाद एक उनको जो है यहाँ पर ये असेंबली पॉइंट था, उनको यहाँ पर इकट्ठा होना था और उसके बाद आगे जाना था। तस्वीरें दिखा रहे देखिए, बेहद तनावपूर्ण माहौल है श्याम बाजार में। एक तरफ बीजेपी का कार्यकर्ता है और यहाँ पर तृणमूल के कार्यकर्ता दूसरी तरफ है। बीच में पुलिस उनको अलग करने की कोशिश, वो यहाँ पर पहुंच गए थे, वो यहाँ पर बंद नहीं होने दे रहे थे। और वही दूसरी ओर बीजेपी के जो नेता है लॉकेट चैटर्जी से लेकर राहुल सिन्हा तक, वो बंद को सफल करने के लिए कोलकाता के बीजेपी के दफ्तर के बाहर है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता है, उन्होंने ये बैरिकेड जो है वो तोड़ दिए हैं। और अभी आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से। आप देखिए इस तरह से इस दफ्तर के बाहर सड़क पर जितने बैरिकेड लगे हुए हैं, उसको जो है तोड़ने का और जो हटाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आज बीजेपी ने 12 घंटों का जो है बंद बुलाया है। ऐसे में जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, वो बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ पर बैरिकेड हटा रहे हैं। बीजेपी के बंद के दौरान आज कोलकाता की सड़कों पर पुलिस का सैलाब दिखा। जो पुलिस 14 अगस्त को मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले के दौरान गायब दिख रही थी, वो कोलकाता पुलिस आज बड़ी संख्या में सड़कों पर थी।
बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जब मार्च निकाला तो पुलिस ने उन्हें भी घेर लिया। बंगाल में बीजेपी के बंद को टीएमसी ने फ्लॉप शो बताया। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के बंद को जनता का समर्थन ही नहीं मिला। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने सड़कों पर खाली बसें दिखाकर मीडिया को यह बताया कि उनके बंद का असर कैसा हुआ। एक बार सुनिए बंद के हिट और फ्लॉप होने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के नेता क्या क्या तर्क दे रहे हैं। खाली खाली बस जा रहा है, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे हैं पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं। हाँ माना है। देखिए ये जो भाजपा का जो बंद है, बंद का कॉल है, वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स 1 एक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद। पूरा बंगाल नॉर्मल है, पूरा। थोड़ा बहुत 2-1 पॉइंट में थोड़ा वो गाड़ी मड़ी कम है, क्योंकि काल का डर के लिए, वो हमला का डर के लिए। टीएमसी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी का बंद तो फेल हो गया, लेकिन बंगाल से आज ऐसी तस्वीरें आई जिससे लगा कि मानो बंगाल में बीजेपी ने बंद नहीं बुलाया बल्कि जंग का ऐलान कर दिया। बंगाल की सरकारी बसेस में ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चला रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी आदेश मिला है। बस ड्राइवर को देखिए हेलमेट पहने हुए हैं। बंगाल के कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस में ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाते थे। एक बार सुनिए बस ड्राइवर्स ने क्या बताया। देखिए थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया हमको जो आपका रूट चलाना होगा, इसीलिए हम रूट में आया। तो हमारा गवर्नमेंट जो बस है चल रहा है, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है रूट में। दरअसल ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि वो कोलकाता केस में फंस गई। इस मामले में पॉलिटिकली उन पर दबाव बढ़ गया और इसलिए इस मामले से निकलने के लिए वो रोज नए नए पैतरे आजमा रही हैं, जिससे किसी तरह लोगों का गुस्सा ठंडा हो सके। ममता बनर्जी ने अब नया दांव चला है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने वाली हैं और एक ऐसा कानून लेकर आएंगी जो बलात्कारियों के लिए मौत की सजा तय करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल को वो राज्यपाल के पास भेजेंगी और अगर उन्होंने इसे पास नहीं किया तो उनकी पार्टी राजभवन के बाहर डेरा डाल देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए, राज्यपाल इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। पहली बात तो ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि फांसी का कानून लाने से क्या होगा अगर पुलिस पर आरोप लगे कि वो एफआईआर रात को 11 बजे दर्ज करती है रेप और मर्डर के मामले में और क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्राइम सीन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो फांसी कहां से दीजिएगा? सिर्फ कानून में लिखा है इसलिए हो जाएगा क्या? जिस पुलिस की वजह से ममता सरकार की इतनी फजीहत हुई है, ममता बनर्जी उस पुलिस की पीठ भी थपथपा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, कोलकाता पुलिस ने काफी संयम से काम किया। अपनी पुलिस का बचाव करते हुए ममता बनर्जी ने सीबीआई को लपेट लिया और कहा कि सीबीआई के पास केस जाते ही केस पानी में चला गया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कल जो सड़कों पर उतरे थे वो बाहरी लोग थे। कोलकाता केस के प्रदर्शनकारियों को ममता बनर्जी बाहरी बता रही, उन्हें हर चीज में साजिश दिखती है। लेकिन ममता बनर्जी को इस केस में डॉक्टर बेटी के परिवार को सुनना चाहिए, जो इस आंदोलन पर गर्व कर रहे हैं और ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो स्टूडेंट लोग कोशिश कर रहा है, हम तो उसका साथी है, साथ बात हम तो यही बोल रहा है। स्टूडेंट कोई फ्लैग के नीचे नहीं आया, वो हमारा लड़की के लिए ही आज निकल पड़े और अपने लाइफ का रिस्क लेके ये काम में जुट गए। ये तो इसलिए तो हमको बहुत गर्व हो रहा है उसका जो काम वो लोग किया है। वो आगे और भी आगे बढ़े, ये आंदोलन जोर से जोर करे और गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहा है उसको मिटाने का कोशिश कर रहा है। यानी पीड़ित डॉक्टर के पिता कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पीड़िता के साथी थे, वो छात्र थे, उनको गर्व है जो हुआ है सड़क पर प्रदर्शन। और ममता बनर्जी कह रहे हैं तो बीजेपी के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं। बुरी तरह घिरी हुई ममता बनर्जी को आज इस बात से थोड़ी राहत जरूर मिली होगी कि उनके भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी अब उनके साथ उतर आए। आज कोलकाता में टीएमसी की स्टूडेंट विंग की रैली के दौरान ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी मंच पर मौजूद दिखे।
ऐसा दावा है कि कोलकाता केस के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता एक साथ मंच पर दिखे इतने दिन बाद। इससे पहले ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मार्च से अभिषेक गायब दिख रहे थे, तो सवाल उठने लगे थे कि जब ममता बनर्जी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं तो अभिषेक बनर्जी कहां गायब है। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी ने सारी अटकलों को रोक दिया। रैली में अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून पारित नहीं करेगी तो वो दिल्ली तक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की, इसे खत्म हम करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह सरकार एक दिन में नोटबंदी कर देती है, लॉकडाउन लगा देती है, तो सख्त कानून क्यों नहीं ला सकती। कोलकाता केस को लेकर टीएमसी दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दे रही, तो बीजेपी के तेवर भी कड़े हैं। बीजेपी कल से बंगाल में 7 दिन का धरना प्रदर्शन करने वाली है, यानी यह मामला आगे बढ़ने वाला है, यह प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जगह स्टैंड लिए हुए हैं। टीएमसी को लग रहा है कि काउंटर अटैक करो, इसी में हम बच सकते हैं, हमारी छवि बच सकती है। लेकिन पब्लिक अभी भी यही पूछ रही है कि न्याय मिलेगा कब। पाठशाला की अब अगली क्लास। कांग्रेस ने जिसका मजाक उड़ाया, मोदी की उसी योजना ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गरीबों के लिए पीएम मोदी की वो योजना जिससे देश के 47 साल बच गए। जरा चैप्टर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे बड़े फैसले लिए, ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जो फैसले आज तक कोई नहीं कर पाए। बॉस, आप नरेंद्र मोदी को गाली दे सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, उनको नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, उनको कैसे नकारिएगा। वो फैसले जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी है, उनको आप कैसे नकारिएगा। और वे कोई ऐसे फैसले नहीं थे जिसका इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने मजाक ना उड़ाया। नरेंद्र मोदी की कोई भी स्कीम हो, कांग्रेस इसे फ्लॉप ही बता देती, लेकिन जो काम ये लोग कभी कर नहीं पाए, वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और ऐसा करके दिखाया कि आज सबका मुंह बंद है। जैसे गरीबों के लिए जन धन योजना का मजाक उड़ाया था कांग्रेस ने, उसे फ्लॉप योजना बताया था विपक्ष ने, जबकि आज जन धन योजना को 10 साल पूरे हो गए और यह सफलता की नई कहानी लिख रही है। इसी तरह से पीएम मोदी ने शौचालय बनाए तो मजाक बनाया गया कि अब सरकार का यही काम रह गया है। मोदी सरकार की विदेश नीति का मजाक बनाया गया कि जबकि पीएम मोदी की विदेश नीति की चर्चा दुनिया में हो रही है। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया तो मजाक बनाया कि गब्बर सिंह टैक्स है। आज जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है। डिजिटल पेमेंट यूपीआई का मजाक बनाया गया। कांग्रेस ने कहा गांव देहात में बिना इंटरनेट कैसे पेमेंट होगा। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन अब दूसरे देशों के साथ भी समझौता करके वहां पे भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये सारी योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं इस देश के लिए, और इन योजनाओं का असर आज पूरे देश में दिखता है। लेकिन जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तब को याद कीजिए बॉस, कैसे कांग्रेस ने मजाक बनाया था। एक बार उसको देखिए कि क्या कहा गया था, फिर इन योजनाओं ने कैसे कमाल बनाया, कैसे रिकॉर्ड बनाया। आज उसके बारे में क्यों बता रहा हूं, सब बताऊंगा। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? Geo. What kind of a false picture that you are present? यह दिक्कत थी कांग्रेस के नेताओं, जो वो 60 साल में राज करके देश के लिए सोच नहीं पाए, देख नहीं पाए। उनको लगता था ये हो ही नहीं सकता। और चूंकि नरेंद्र मोदी का विजन था कि नहीं ये करना है और इसको कैसे करना है, ये मेरा प्लान है, मैं करके दिखा दूंगा, ये लोग नरेंद्र मोदी को हतोत्साहित करने, रोकने, इसके लिए उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मोदी रुकने वालों में से। अगर पीएम मोदी की सबसे सफल और क्रांतिकारी योजना की बात की जाए तो वो जनधन योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में उन्होंने लॉन्च किया था और इस योजना का लक्ष्य था देश के गरीबों और वंचितों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना।
जनधन योजना में अकाउंट नहीं खोले गए थे, बैंक अकाउंट, और वो अपने इस लक्ष्य में पूरी तरह से सफल हुई योजना है। ना सिर्फ सफल हुई बल्कि इस जनधन योजना जिसका मजाक उड़ाया था विपक्ष ने कि अकाउंट खोल दिए, पैसा तो है ये नहीं है, क्या होगा, बॉस उसी जनधन योजना ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जनधन योजना को 10 साल पूरे हो गए, 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, 53 करोड़, जो पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा है। पूरे यूरोप में जितने लोग नहीं हैं उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक खातों में 2,31,000 करोड़ रुपए जमा हुए। जो लोग पूछते थे कि पैसा तो है ये नहीं है, अकाउंट खोल के क्या होगा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं। जनधन योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यह है नरेंद्र मोदी का विजन और यह है विपक्ष का मजाक उड़ाने का, जो उनका अपना हथकंडा और तरीका रहा है उसका धराशायी हो। यह जनधन योजना की कामयाबी का छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने। आपको यह भी बताऊंगा कि जनधन योजना का कितना गहरा इंपैक्ट देश पे पड़ा है। जनधन योजना का कांग्रेस ने जमकर मजाक बनाया, लेकिन इसकी कामयाबी के बाद अब कांग्रेस नेताओं के सुर बदल रहे हैं। साल 2018 में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जनधन योजना को जुमला बताया था। चिदम्बरम ने कहा था कि जनधन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने के लिए किया गया। आज जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर पी चिदम्बरम योजना की कामयाबी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय मोदी सरकार को देने से अभी भी वो बच रहे हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं, चिदम्बरम भाई साहब, कि मोदी सरकार ऐसा दिखा रही है कि जैसे कि ये योजना उसी की देन है, जबकि इसकी नींव पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन ने रखी थी। उनकी बनाई योजना का नाम मोदी सरकार ने अगस्त 2014 में बदलकर जनधन योजना कर दिया। हालांकि यह खुशी की बात है कि इस योजना में 53 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। मतलब जब गाली देना है तो मोदी गाली खाएंगे, तारीफ करना है तो मोदी मुंह से नहीं निकल पाता कि अरे ये तो पहले से हो रहा था। अरे जब पहले ही कर दिए थे, 60 साल राज करके कर ही दिए होते तो ये 53 करोड़ अकाउंट खोलने की जरूरत ही क्या पड़ती। इसी तरह से एक और कांग्रेस नेता है राज बब्बर, जो पीएम जनधन योजना की तारीफ कर चुके हैं। साल 2022 में जनधन योजना के 8 साल पूरे होने पर राज बब्बर ने इसकी तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया था कि पीएम जनधन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंचाए। यह क्रांति है। आधे से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा। पीएम मोदी ने देश के गरीबों और वंचितों के लिए जैम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अब ये जेएम क्या है भाई? जेएम का मतलब है ये जो सड़क पे जाम लगता है वो वाला जाम नहीं है बॉस, ये है जेएम। ये क्या जैम है? जो आप जैम खाते हैं वो भी जैम नहीं है। जे से है जनधन योजना, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों के बैंक अकाउंट खुले। ए से क्या है भाई? ए से है आधार, कि लोगों को आधार से जोड़ा जाए। और तीसरा है मोबाइल, यानी इन तीनों को अगर आप जोड़ दीजिए, पीएम मोदी ने जनधन खातों को आधार से जोड़ा, खाता धारकों के मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक कर दिए, और इसकी मदद से गरीबों को डायरेक्ट लाभ देने में जो लूप होल थे वो खत्म हो गए। मतलब ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, और जो बीच में छेद था वो भर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ, जैम का असर क्या हुआ? वयस्कों में फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट FIR इसको कहिए, अब FIR वो पुलिस वाला मतलब समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट कह रहा हूं, ये 2018 में 25% पे था, जो 2024 में बढ़कर 80% पे पहुंच गया। मतलब जो लोगों का जुड़ाव हुआ वो बढ़कर 80% पहुंच गया। देश भर में कितने वयस्कों के बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सीधे मिल रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट से मापा जाता है। जैम की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट इतनी तेजी से बढ़ा नहीं तो 80% तक पहुंचने में 47 साल लगते। यानी जैम की वजह से ये जो जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो तीनों जोड़ दिए गए नरेंद्र मोदी सरकार के बाद, इसकी वजह से देश के 47 साल बच गए। 47 ईयर्स नरेंद्र मोदी ने बचाए इस देश के। आपको जैम के पूरे इंपैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि जनधन योजना का असर कितने लार्ज स्केल पर हुआ है,
कैसे देश के कोने कोने में गरीबों के बैंक खाते खोले गए और खास तौर पर महिलाओं को कैसे इसका लाभ मिला है। जनधन योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इसमें से 57% यानी 57% 30 करोड़ बैंक खाते महिलाओं के, जो रूस की आबादी का 2 गुना है। जनधन योजना के 35 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाके के। बैंक खातों में औसत डिपॉजिट रकम 2015 में 1279 रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 3761 रुपए हो गए। 2015-16 में 53% महिलाओं का सेविंग अकाउंट था। 2021 तक 79% महिलाओं के सेविंग अकाउंट्स खुल गए। यानी जनधन खातों की वजह से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाई। जनधन योजना की वजह से कोविड महामारी के दौरान गरीबों को मदद मिल पाई। अगर जनधन योजना से लोगों के बैंक खाते न खुले होते तो कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचता, आप सोचिए भाई। कोविड लॉकडाउन के 10 दिन के अंदर 20 करोड़ महिलाओं के जनधन बैंक खातों में 3 महीने तक 500 रुपए डाले गए। 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के बीच 16 करोड़ जनधन धारकों को 36,600 करोड़ रुपए की सहायता दी। सब बंद पड़ा था। कहां से जाके देते आप महिलाओं को पैसा, कैसे चलता घर। लेकिन एक आदमी जो दूर की सोच रहा है, उसको किसी तरह से नीचे खींचने पर ये लोग पड़े हुए। इसी तरह से पीएम मोदी ने पेंशन सुधारों पर भी ध्यान दिया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए। देश में पेंशन को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही। अभी तक देश में 2 पेंशन योजनाएं चल रही हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना था। पुरानी पेंशन योजना को राजनीतिक हथियार की तरह इंडी गठबंधन ने इस्तेमाल किया, जिससे सरकारों पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जाता, जबकि एनपीएस में जो पेंशन मिलती है वो बाजार पर निर्भर करती है। ऐसा रॉकेट बना हुआ है शेयर बाजार की एनपीएस में फायदा भी हो रहा है। पेंशन को और पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अगले साल से लागू हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि तीनों पेंशन योजनाओं में अंतर क्या है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए, एनपीएस सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए से 10% कट जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की आधी रकम पेंशन मिलती है, बेसिक, और एनपीएस शेयर मार्केट बेस्ड है, भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। ओपीएस में एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिलती है, एनपीएस में निश्चित रकम मिलने की गारंटी नहीं। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता है, नई पेंशन स्कीम में यह व्यवस्था नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन मिलती है, नई योजना में पूरी पेंशन राशि कर्मचारी के नॉमिनी को एक साथ मिल जाती है। नई पेंशन योजना में कोई निश्चित पेंशन नहीं मिलने का प्रावधान था और इसी का विरोध लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू कर दी, जिसमें ओपीएस और एनपीएस की खूबियों को मिला दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोनों पेंशन योजनाओं की जो अच्छी चीजें हैं उसे मिला दिया गया है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी, लेकिन इसके लिए 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है तो उसकी भले बेसिक सैलरी 20,000 ना हो, फिर भी उसे 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। यूपीएस में पेंशन के साथ डीए या महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यूपीएस में पेंशन कोष को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इंडिविजुअल पेंशन फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए की 10% रकम जमा होगी। इस फंड में इतनी ही रकम सरकार की तरफ से भी जाएगी। गारंटी रिजर्व फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए की 8.5% रकम सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। कर्मचारी की तरफ से इसमें कोई भी रकम जमा नहीं की जाएगी, यानी सरकार अपनी तरफ से 18.5% रकम जमा करेगी। पीएम मोदी के विजन का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। अब जैसे ये पेंशन हो गया, भाई पेंशन आज लोगों को लग रहा है कि अरे यार नहीं, हमको ओपीएस सूट करता, हम तो वही लेंगे। अच्छा तुम दे रहे हो, हम तुमको सरकार में ला देंगे। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी ने जनधन के समय 10 साल बाद क्या जरूरत है देश की वो समझ के किया था, वो आज भी जो कर रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी एनपीएस हटा दे, ओपीएस कर दे। नरेंद्र मोदी और कितने साल प्राइम मिनिस्टर रहे? जब देश को इसका असल भुगतान करना पड़ेगा और लोग बाप बाप करेंगे, उस वक्त शायद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो देश का सोच के कर रहे हैं। और जब पब्लिक नहीं समझी
कि भाई देश के लिए इतना करना जरूरी है, तो फिर ओपीएस एनपीएस मिला के यूपीएस ले आए। पीएम मोदी के विजन का एक और उदाहरण दिखाता हूं आपको। साल 2016 में मोदी सरकार ने यूपीआई की शुरुआत की, जिसने देश में डिजिटल पेमेंट की सूरत बदल दी। यूपीआई की चर्चा दुनिया भर में होती है। यूपीआई की तरह ही अब यूएलआई शुरू किया जा रहा है, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसमें लोन या कर्ज लेना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये यूएलआई क्या है भाई? पिछले 1 साल से यूएलआई के पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यूएलआई अलग अलग सोर्सेस से जानकारी जुटाएगा। केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड, पैन और अकाउंट की जानकारी कम समय में जुटा लेगा। इससे लोन अप्लाई करने वालों को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूएलआई प्लेटफॉर्म पर ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन लेने की योग्यता चेक हो जाएगी। यूएलआई के जरिए फटाफट लोन मिलेगा, जिसका फायदा किसानों और एमएसएमई को होगा। यूएलआई से इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप पर भी लगाम लगेगी, जो आसान लोन के नाम पर लोगों को फंसाते हैं। तो जो लोग बहुत खुश हैं कि अरे 240 सीट आई, मोदी को कमजोर कर दिया, उनसे कोई पूछे कि मोदी ने 10 साल में जो ये मजबूती देश को दी है, उसका क्या बॉस? खैर, पाठशाला में अगली क्लास। यूपी में बच्चों के शिकारी भेड़ियों को पकड़ने के लिए सीएम योगी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है? ऐसी तस्वीर आ गई कि पकड़े जाएंगे क्या आदमखोर भेड़िए? खतरनाक आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत क्या हाथी का गोबर करेगा? यह सवाल क्यों उठ रहा है, अब इसका चर्चा। कल हमने पाठशाला में आपको यूपी में भेड़ियों के आतंक के बारे में बताया था और हमने कहा था कि इसे आप कोई अलग खबर मत समझिए कि भेड़िए आ गए तो क्या ही हो गया। हम और आप बड़े शहरों में, मान लीजिए अपार्टमेंट्स में रहते हों, तो हम ये दर्द ना समझें, लेकिन किसी का बच्चा भेड़िया खा के आधा और फेंक दे रहा है खेत में, उसका दर्द समझिए। जो खेत के पास घर में रहता है, दरवाजा नहीं है घर में, उसका दर्द समझिए कि बच्चा बगल से उठा के ले गया भेड़िया। और इसीलिए हमने कहा था कि बहुत सीरियस मामला है। और आज आप देखिए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया इस मामले में। मतलब सीएम को इंटरवीन करना पड़ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि ये भेड़िए ज्यादातर बच्चों का शिकार कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों का ऐसा खौफ है कि लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। गांव वालों का खाना पीना, उठना बैठना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग आदमखोर भेड़िए के खौफ में लोग जी रहे हैं। किसको पता भाई कि किधर से आ जाएगा। जब लोग घर से बाहर निकल भी रहे तो लाठी, डंडे, दूसरे हथियारों से लैस होकर निकल रहे हैं। लाउड स्पीकर की मदद से अलर्ट किया जा रहा है, जैसे इलाके में किसी जंग की तैयारी चल रही। बहराइच के इन आदमखोर भेड़ियों और उनके आतंक को खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा ऐलान किया है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले ग्राउंड जीरो से आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए और क्या लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं इन आदमखोर भेड़ियों की, वो भी दिखा रहा हूं। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत। भेड़िया का आतंक कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम गांवों में प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा लगातार, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। तमाम गांवों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए इस तरह के अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से देखिए रात को जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिस घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे जागरूक करने के लिए जो है। वैसे अब कौन सा गांव है ये? सिसैया चूड़ामण है। ये यहाँ भी अटैक हुआ है? हाँ, यहाँ कई एक बच्चे को भी खा गया है यहाँ सिसैया चूड़ामण में। मेरा नाम मुन्नालाल यादव है। यादव जी, कब से ये कम 3 महीने से है यहाँ पर। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए शासन, प्रशासन, वन विभाग की टीम दिन रात एक कर रही है। ड्रोन कैमरों की मदद से 24 घंटे पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है और इस दौरान एक बार फिर भेड़ियों की हलचल ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुई। ये तस्वीरें देखिए, वहां देख रहे हैं आप अंदर कैसे झाड़ियों के बीच में भेड़िया दिख रहा है। ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुए आदमखोर भेड़ियों की ये लेटेस्ट तस्वीरें। ड्रोन कैमरे से ली गई एक तस्वीर में 2 भेड़िए खेत के बीच नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में एक भेड़िया खेत में भागता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ड्रोन कैमरे में भेड़ियों की तस्वीरें एक बार फिर रिकॉर्ड होने की वजह से इलाके के लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि दिख गया तो पकड़े क्यों नहीं? बॉस, ड्रोन क्या इतना ऊपर से शॉट ले रहा है, दूर दूर का देख ले रहा है। अब वो कहां दूर में दिख गए और वहां तुरंत आप पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो भी बैठा थोड़ी है कि आओ मुझे पकड़ लो। वो देख रहे हैं जैसे ड्रोन की आवाज सुन रहा है वो वहां से दंदना के भाग रहा है।
इन भेड़ियों के हमलों में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, जो मैं आपको बताया चुका हूं। और जिस तरह बहराइच में भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं, उसके बाद सवाल उठे हैं कि क्या भेड़िया वाकई आदमखोर और इतना खूंखार हो सकता है। दुनिया भर में आदमखोर भेड़ियों पर हुई स्टडीज के मुताबिक भेड़िए सोशल एनिमल माने जाते हैं, यानी अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, और ऐसे बहुत कम देखा गया है कि स्वस्थ भेड़िया लोगों पर शिकारी जानवर की तरह हमला करे। बड़े शिकारी की तुलना में भेड़िए काफी छोटे होते हैं, उनके पंजे भी शेर या दूसरे शिकारी जानवरों की तुलना में ताकतवर नहीं होते, इसलिए भेड़िए के इंसान पर हमला करने का जोखिम बहुत कम माना जाता है। वैसे हालांकि बच्चे उनका आसान शिकार हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एक बार इनको बच्चे के शिकार के बाद उसके खून की लत लग गई तो फिर ये आदमखोर हो जाते हैं, और माना जा रहा है कि बहराइच में ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि दुनिया भर में भेड़ियों के इंसानों पर हुए हमलों की स्टडी से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में रेबीज बीमारी का अहम रोल रहा है। मतलब यह कि हमला करने वाला ज्यादातर भेड़िया पागल था और रेबीज का शिकार था। हालांकि बहराइच के मामले में जब आदमखोर भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे, तब उनके टेस्ट होने के बाद ही उनके इंसानों पर हमले की असल वजह पता चल पाएगी। लेकिन अब बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक का खात्मा होना तय होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर एक्टिव हो गए। सीएम योगी ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को भेड़ियों के पकड़े जाने तक बहराइच में ही कैंप करने और सर्च ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दे दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर आज यूपी के वन मंत्री भी हालात का जायजा लेने बहराइच पहुंच गए। उन्होंने भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बहराइच में ही अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद वन मंत्री ने भी साफ कर दिया कि जब तक आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जाते, तब तक वन विभाग के अधिकारी बहराइच से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इसके अलावा उन्होंने आदमखोर भेड़ियों के आतंक से प्रभावित इलाकों में बिजली की कटौती नहीं होने का भी ऐलान कर दिया। यूपी के वन मंत्री को सुनिए, फिर बताता हूं कि आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इन गांवों में लाइट के लिए इंतजाम किया गया ताकि रात में लाइट रहे और वहां पे विद्युत कटौती से उन्हें मुक्त रखा जाए। वहां पे ट्रांसफार्मर की भी पावर बढ़ाई गई है। वहां पर शौचालय के लिए कहा गया है। उसके साथ ही साथ वहां पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं रात में जागरण रहे, थोड़ा देखभाल रखी जाए ताकि लोगों को समझाया जाए, खासतौर से आंगनबाड़ी और आशा वर्कर से कहा जाए कि महिलाओं को समझाएं कि बच्चों को अकेला ना छोड़ें, रात में कुंडी बंद करके सोएं, बच्चों का विशेष ख्याल। वन विभाग के सारे अधिकारी भी रहेंगे? वन विभाग के सब अधिकारी रुके हुए हैं, हटेंगे नहीं है जब तक वो 3 पकड़े नहीं जाएंगे। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में भेड़ियों के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद सीएम योगी ने आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए। योगी के इस ऐलान पर बहराइच से बीजेपी विधायक को भी एक बार सुनिए। जब से ये चला है जी, पहले उसी के कुछ चंद दिन बाद ही हमारी बैठक थी देवीपाटन मंडल में जी। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने विषय को रखा जी। समीक्षा बैठक थी कमिश्नरी की जी। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसको पकड़ने के लिए इस भेड़िए को, भेड़िया हो या जो वन्य जीव हो जी, इसको पकड़ने के निर्देश दिए उन्होंने और कहा कि कोई हताहत नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ हमको करना है, विभाग को करना है, वन विभाग को करना है, प्रशासन को करना है, शासन को करना है, वो हमारी तरफ से छूट है, वो कुछ कर सकता है, लेकिन किसी के हताहत, कोई व्यक्ति हताहत नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ग्रामीण हताहत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक तरफ खेतों में भेड़ियों के पैर के निशानों की मदद से उनके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों की मूवमेंट का पता लगाया जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में भेड़ियों का ऐसा आतंक इससे पहले कभी नहीं देखा। सुनिए गांव के लोगों ने भेड़ियों के बारे में क्या बताया। परसों नरसों सर हम लोग रात में गन्ने के खेत में देखे हैं, जो यहाँ पर पूरी टीम लगी थी, लेकिन उसको पकड़ में नहीं, प्रशासन पूरी तरह अपना काम कर रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है सर। कुछ जंतु पकड़े गए हैं भेड़िया, कुछ अभी शेष बाकी हैं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या आप लोग? हाँ, हमने जान में कभी नहीं हुआ था। कभी इससे पहले आया था भेड़िया इस तरह से, इतनी हत्याएं हुई, मौतें हुई थी क्या? नहीं आया था। कभी आया था? नहीं।
बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ ऐसा है कि गांव में खेत के किनारे लोगों ने मचान बनाई हुई, जिस पर बैठकर भेड़ियों पर नजर रखी जा रही, ताकि खेत की तरफ आ रहे भेड़ियों की हरकत दिखते ही गांव के लोगों को अलर्ट किया जा सके। वहां किस तरह की तैयारी गांव वाले कर रहे हैं, जरा उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। लोग खुद भी अपनी सुरक्षा जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये गांव में खेत के किनारे जो है मचान बनाया हुआ है, उस पर ये बैठे हुए हैं ताकि अपनी भी रक्षा कर सके और बाकी अगर जो है उस जानवर के बारे में, उस वन्यजीव के बारे में जानकारी मिले तो वो गांव के लोगों को बता सके। आप भाई साहब यहाँ पे कब से हैं? क्या नाम है आपका? बलभद्र। हाँ, बलभद्र। कब से हैं आप यहाँ पे? 4 बजे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? रखवाली कर रहे हैं। किसकी रखवाली? बाघ आवा है, जानवर। कौन जानवर आया है? भेड़िया। भेड़िया है। तो उससे रखवाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, रखवाली करने के लिए। इससे क्या करेंगे आप यहाँ से? यहाँ से बचाएंगे। हाँ। देखेंगे आया कि नहीं आया। हाँ। तो इतना ऊपर वो नहीं हमला करता क्या? हमला कर देता है लेकिन बैठ रहे हैं। बैठे हुए हैं। वन विभाग और प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद बहराइच के गांव में भेड़ियों के जानलेवा हमले फिलहाल थमते नहीं दिखे, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को भगाने के लिए नया आइडिया निकाला। जिन इलाकों में भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है, वहां हाथी के गोबर को जगह जगह छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही गांव से सटे जंगलों में हाथी के गोबर को जलाया जा रहा है। हाथियों का यह गोबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मंगवाया गया है। वन विभाग का कहना है कि हाथी के गोबर की गंध से भेड़िए भाग सकते हैं, क्योंकि वो अपने से बड़े जानवर से भिड़ंत पसंद नहीं करते। तो उनको लगेगा कि आसपास हाथी है तो वो भाग जाएंगे। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये बहराइच में लोग भेड़िए से परेशान हैं, गुजरात में लोग मगरमच्छ से। गुजरात की सड़कों पर मगरमच्छ कहां से आ गए हैं, क्या बड़ी समस्या गुजरात झेल रहा है, देखिए जरा। एक तरफ यूपी में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, दूसरी तरफ गुजरात के लोग बाढ़ में फंसे। और समस्या सिर्फ बाढ़ की नहीं है, सड़कों पर घूम रहे मगरमच्छ से भी लोग डरे हुए हैं। गुजरात में हो रही भारी बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में बाढ़ आई हुई। इससे वडोदरा के आसपास बहने वाली नदी में से मगरमच्छ निकलकर शहर की सड़कों पर आ गए। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से यहां की विश्वामित्री नदी में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि मगरमच्छ शहर की सड़कों पर नजर आने लगे। तस्वीर देखिए बॉस, पब्लिक हैरान है, ये मगरमच्छ कहां से आ गया। अब वो क्या करेगा, उधर पानी बढ़ गया तो वो सड़क पे आ गया। इस तस्वीर में एक मगरमच्छ ने कुत्ते पर हमला करके उसे मार भी दिया और उसे मुंह में लेकर घूम रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए इसे ब्लर किया है। लेकिन मतलब वो बाहर आया, उसको भूख लग रही है तो वो क्या करेगा, तो मार दिया। ये देखिए, कुत्ते को मार के मुंह में पकड़ के अब मगरमच्छ लेके जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर वडोदरा के बहुत से लोग डर गए। इससे पहले भी एक मगरमच्छ ने एक आदमी पर हमला करके उसे मार दिया था और उसे घसीट कर नदी में ले गया था। इस घटना के बाद यहां के लोग मगरमच्छों की वजह से खौफ में हैं। यहां के लोगों की मुसीबत यह है कि घर के अंदर बाढ़ का पानी है, घर के बाहर मगरमच्छ नाम की मौत घूम रही, इसलिए लोगों को डबल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा की सड़कों पर घूम रहे ये मगरमच्छ इतने बड़े साइज के हैं कि अगर एक बार इनके शिकंजे में कोई फंस जाए तो भैया मौत कंफर्म है। लेकिन सवाल यह कि वडोदरा जैसे इतने बड़े शहर में ये मगरमच्छ कैसे आए, पहले इसको विस्तार से समझिए। दरअसल वडोदरा शहर से होकर विश्वामित्री नाम की नदी गुजरती है। इस नदी का 17 किलोमीटर का हिस्सा वडोदरा से होकर गुजरता है और इस नदी में करीब 1000 मगरमच्छ है। जब भी नदी में पानी का लेवल बढ़ता है, वैसे ही ये मगरमच्छ शहर में घुस जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में वडोदरा के रिहायशी इलाकों से करीब 21 मगरमच्छों को वापस नदी में छोड़ा गया। यह वापस जब वहां रहो, यहां कहां रहे। वडोदरा के आसपास नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ की प्रजाति बड़ी है। इनकी लंबाई करीब 14 फुट होती है और वजन 450 किलो। विश्वामित्री नदी दुनिया की तीसरी ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छों की भरमार है। वडोदरा में 2019 में आई बाढ़ की वजह से पहले भी मगरमच्छ शहर में घुस आए। अब जब तक यहां बारिश नहीं रुकती और बाढ़ का पानी नहीं उतरता, तब तक मगरमच्छों का खतरा बना रहेगा। तो एक तरफ मगरमच्छ के मुंह में डॉग और ऐसी तस्वीरें आने के बाद लोग घबराए हुए हैं, दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से वडोदरा किस तरह जूझ रहा है उसकी भी कुछ तस्वीरें देखिए। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पानी दिखता है। शहर में पानी की वजह से पूरा शहर ठप पड़ गया।
लेकिन लोगों को घर के जरूरी सामान के लिए इस पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। शहर के ज्यादातर इलाकों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। साल 2014 के बाद यह दूसरा मौका है जब बाढ़ के कारण वडोदरा शहर का पानी में इस तरह से बुरा हाल हुआ है डूबने से। पिछले कई दिनों से यहां लाइट की सप्लाई भी बंद है। गुजरात में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखकर इंडियन आर्मी के अलावा एयरफोर्स तैनात करनी पड़ी। अब पहली तस्वीर वडोदरा की है जो आपको दिखा रहा हूं, जहां महिसागर नदी में बाढ़ आने से एक आदमी 30 घंटे पानी में फंसा रह गया, जिसे बचाने के लिए सेना की मदद ली गई और हेलीकॉप्टर के जरिए इसे बचाया गया। इसी तरह गुजरात के जामनगर में हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जामनगर के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 लोगों को बचाया गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। जामनगर की गाड़ियों की जल समाधि का यह वीडियो देखिए। भारी बारिश की वजह से जो गाड़ी जहां खड़ी थी वो पानी में डूब गई। यह जामनगर के उस मैदान की तस्वीर है जहां लोग मेला देखने आए थे, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित जगह पे गए। भाई उनको थोड़ी पता, पहले अपने आप को बचाएं कि गाड़ी को बचाएं। अब वहां गाड़ी जो बची थी, खड़ी थी, वो बची नहीं पाई, वो उसमें पूरा पानी घुस गया। और ये एक इलाके की हालत नहीं है, यहां के ज्यादातर सड़कों पर गाड़ियां पानी में इसी तरह से डूबी हुई। वो गाड़ियां इंतजार कर रही हैं कि मेरा मालिक कब आएगा। मालिक इंतजार कर रहा है कि बारिश कब रुकेगी, पानी कब उतरेगा। सब इंतजार में। पिछले 48 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बनाए हुए हैं और शहर के नदी नाले उफान पर। जामनगर में लगातार बारिश से हालात बेहद डरावने होते जा रहे हैं। हालत यह है कि लोग घरों की छतों पर या ऊपरी मंजिलों पर जाकर अपनी जान बचाकर छिपे हुए, क्योंकि कई इलाकों में घर का निचला हिस्सा तो पानी में डूबा हुआ है, इसलिए लोग घरों के ऊपरी हिस्सों में कैद हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ और बारिश से आई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरा शहर जलमग्न है और गुजरात का जामनगर किस दौर से गुजर रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, यह जामनगर के वसई गांव की तस्वीर, जहां कार में सवार 2 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। हालत यह बनी कि कार डूबने की नौबत आ गई। गांव के लोगों को इनकी मदद करनी पड़ी और एक बड़े से रस्सी से ट्यूब बांधकर फेंके कि लाओ इसको पकड़ो और तुम आ जाओ, और इनको बचा लिया। कार पानी में बह गई, वो कहां बचती। जामनगर के ज्यादातर इलाकों में यही हालत है, गांव के गांव पानी में डूब गए। बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह जान पर खेलकर बचाया जा रहा है, इसका एक और वीडियो देखिए। जामनगर के इस इलाके में बाढ़ का पानी किसी सैलाब की तरह बह रहा है, मतलब पूरा फोर्स। यहां फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की मदद ली। फायर ब्रिगेड के लोग सीढ़ी की मदद से इस बच्ची को बचा रहे हैं, और अगर जरा से भी बैलेंस बिगड़ता तो फिर होता हादसा। यह जामनगर का एक निचला इलाका है जहां पानी का फ्लो बहुत तेज है, इसलिए बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। इस पूरे इलाके में लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। बाढ़ की वजह से पूरे जामनगर शहर की स्थिति खराब है। यह जामनगर का बस स्टैंड आपको दिखा रहा हूं, अभी दिखेगा, जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है, और बस स्टैंड पर सारी बसेस जो हैं वो डूबी हुई थी। ये तस्वीर नहीं है, तो जो आदमी को बचाया गया उस हेलीकॉप्टर से, उसकी तस्वीर है। तो कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई हैं जो देखने को मिली, और बारिश रुक भी नहीं रही है। अलर्ट अभी भी है कि बारिश अभी और होगी। बाढ़ की वजह से जामनगर के हालात इतने बिगड़े हैं कि यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें भी आ रही। पूरे इलाके में पानी भरने की वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए सूखी जगह तक नहीं मिल रही, इसलिए लोगों को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया और उनका रेस्क्यू किया गया। जामनगर किस तरह डूबा हुआ है, अभी क्या हालत है, इस पर हमारे रिपोर्टर हितेन की एक रिपोर्ट देखिए। आपको समझ में आएगा कि गुजरात के लोग किस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जामनगर शहर के हापा इलाके में मौजूद हूँ। ये बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, और ये इलाका उसके बाद आप देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हालांकि एक ट्रैक्टर का शोरूम है, वो तक पानी से लबालब भरा हुआ है। उसके आगे दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, कोई मूवमेंट नहीं। जो भी व्यक्ति यहां से अगर आवागमन कर भी रहा है तो इस तरह के पानी से ही उसे होकर गुजरना पड़ रहा है। जामनगर के बाद अब कच्छ की हालत भी देखिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल भी हो रहा है। इसमें तेज बारिश की वजह से 7 से 8 भैंसें उपनती नदी में बह गई। पानी के तेज बहाव की वजह से भैंस के इस झुंड को संभालने का मौका ही नहीं मिला और सारी बेचारी बह गई। एक शख्स पुल के ऊपर खड़ा होकर यह वीडियो बना रहा है, जिसमें दिखता है कि एक के बाद एक कई भैंसें पानी में बहती चली जा रही। कच्छ में लगातार तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और वहां ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
अच्छा, जैसा कच्छ में हुआ वैसा ही जामनगर में भी हुआ था कि वहां भी भैंसें बह गई। जामनगर के इस इलाके में नदी, सड़कें सब एक समान नजर आ रही हैं। सूखी जमीन का नामो निशान नहीं है। ऐसे में जानवरों पर अलग संकट है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से फसलों की तबाही और मवेशियों के बह जाने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 25,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात को जाने वाली 50 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद है। इस समय गुजरात के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात में सालाना औसत बारिश का आंकड़ा 100% से ज्यादा हो गया। इसके अलावा राज्य के 76 बांध और तालाब 100% भरे हुए हैं। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना तैनात करनी पड़ी। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त यानी कल तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश जारी रहेगी। यानी गुजरात के लिए संकट अभी टला नहीं है।